Unacademy. Let's crack it. नमस्कार दोस्तों, मैं रॉबिन आप सभी का अनअकैडमी लाइव के हमारे इस प्लेटफॉर्म पे स्वागत करता हूं। और देखिए, हमारे साथ आप सभी के चहेते अभिनय शर्मा सर हैं। और मैं अभिनय शर्मा सर को आपको इंट्रोड्यूस, मतलब इसमें कोई ज़रूरी तो है नहीं, बट स्टिल मैं अभिनय शर्मा सर का यहाँ पर स्वागत करता हूँ। वेलकम अभिनय सर। थैंक यू रॉबिन। तो सर, हम अपना स्टार्ट करते हैं कि क्या क्या पॉइंटर्स हैं एक्चुअली में, बच्चों को क्या क्या डाउट्स आजकल क्रिएट हो रहे हैं, क्या क्या चीज़ों को हम यहाँ पर अपने सेशन में एड्रेस कर सकते हैं। तो देखिए सर, सीईटी का एक बेसिक आइडिया निकल कर आया था आपसे 1 महीने पहले कि सीईटी कराया जाएगा, रेलवे, बैंकिंग और एसएससी वाले बच्चों का हम कॉमन प्रीलिम्स कराएंगे। तो उससे रिलेटेड अगर मैं आपसे बोलूं कि सर आप अपनी लैंग्वेज में बच्चों को थोड़ा सा समझाएं कि इसमें कोई क्या क्या चीज़ें हैं और कोई ऐसा बहुत बड़ा बदलाव नहीं है। इट्स काइंड ऑफ क्वालिफाइंग टेस्ट, जिसके बाद हम मेंस अपनी अपनी ऑर्गेनाइजेशन अपने अपने तरीके से लेंगे। बट आप फिर अपने अपने जुबानी से बताइए। बिल्कुल, मैं सारी चीजें एकदम क्लियर करता हूँ। सबसे पहले मैं इसी बात से शुरुआत करता हूँ कि हमें सेशन क्यों करना पड़ा। हमें इसलिए करना पड़ा कि हमें आपको सबको बहुत ज्यादा ये मैसेज आ रहे हैं कि बच्चे ये सोच रहे हैं कि अब सीईटी के बारे में जब तक पूरी तरह पता नहीं चल जाता तब तक हम अपनी तैयारी छोड़ देते हैं, क्योंकि आजकल बच्चे 1-2 साल पहले से तैयारी करना शुरू करता है। तो अब उसे कुछ ना कुछ बेस मिलना बहुत जरूरी है कि भाई वो कहाँ से तैयारी शुरू करे कि उसकी तैयारी चलती रहे। बट बच्चा क्या रुक जा रहा है कि पता नहीं क्या होगा सीईटी में। तो पहली बात तो ये कि बहुत बड़े बदलाव कभी नहीं होंगे। ऐसा नहीं होगा कि सीईटी में गणित, रीजनिंग, मैथ्स इन सबको छोड़ के कुछ और पूछा जाए। भाई एंट्रेंस टेस्ट है और दुनिया के जितने भी एंट्रेंस टेस्ट है कॉमन है कि वो आते ही आते हैं। तो एक तो आपको तैयारी नहीं रोकनी। मान लेते हैं कि जितनी चीजें हमें पता है, ये हमें क्यों लॉन्च करना पड़ा, क्यों हमें बताना पड़ा, कि ताकि बच्चे तैयारी में बना रहे। क्योंकि अगर वो 5 या 6 महीने तैयारी छोड़ देता है तो फिर तैयारी को दोबारा से स्टार्ट करना बहुत मुश्किल होता है। ठीक है, सुन पा रहे हैं? हाँ, क्लियर आ रही है मेरी आवाज एकदम? हाँ जी जी, बिल्कुल ठीक है। हाँ, तो इसलिए हमें ये करना पड़ा कि हम कम से कम उन टॉपिक्स को या उन एरियाज को बच्चों को अभी से पढ़ाना शुरू कर दें जो कंफर्म रहने वाले हैं। जैसे कि अब एक टाइम एंड वर्क एक ऐसा टॉपिक है कि भाई ये दुनिया का आज तक कोई ऐसा एग्जाम नहीं हुआ जिसमें इससे सवाल ना आया हो। तो कम से कम हम बच्चों को ये सब तो पढ़ाना शुरू कर दें। भाई सिलेबस आ जाएगा, पढ़ाई कभी बेकार तो जानी नहीं है। हो सकता है कि ज्योमेट्री में से वो कहते हैं बस सर्किल हटा देंगे, या सर्किल क्यों ही हटाएंगे, ज्योमेट्री तो ज्योमेट्री रहेगी। तो इसलिए हमने प्लान किया। जब मुझसे भी ये सीईटी बैच के लिए कहा गया अनअकैडमी द्वारा, तो मैंने भी यही सोचा कि कौन कौन से ऐसे टॉपिक हो सकते हैं जो गारंटेड रहेंगे। हम उनके ही बच्चों को बहुत पक्का करा देते हैं। उन टॉपिक्स में इतना पढ़ा देते हैं कि सीईटी में थोड़ा बहुत चेंज भी हो पैटर्न, तो बच्चा कर पाए सवालों को। तो ये चीज हमने सोची। ठीक है, तो सीईटी में ऐसा नहीं, जैसे अब कई बच्चों को क्या लगता है कि यार सीईटी आ गया। देखिए, जब भी कोई बदलाव होता है, चाहे वो सीसेट खत्म हुआ था, तो पहली बार वाले बच्चों के लिए तो हमेशा फायदा होता है, क्योंकि पैटर्न जब चेंज होता है तो पहली बार बहुत आसान पेपर आता है, मुश्किल नहीं आता। तो हमारा आपका सबका टारगेट यही है कि हम अपने मैक्सिमम बच्चों को पहली बार में सेलेक्ट करा दें। ठीक है, कि पहली बार में बच्चा सेलेक्ट हो जाए, पहली बार में पेपर आसान रहे। तो किसी को नहीं पता होता। इसका दूसरा फायदा ये कि जो बच्चे 4-4, 5-5 साल से तैयारी कर रहे हैं, तो आज बच्चा उनसे डरता है कि यार ये तो 4-4, 5-5 साल हो गए इनको, ये मैं इनके बराबर कैसे पहुंचूंगा। तो जब पैटर्न बदलता है, हर 5 साल 6 साल बाद पैटर्न बदलना चाहिए, ताकि सारे बच्चे एक ही लेवल पे आ जाएं। ये सबसे बड़ी चीज होती है, सारे बच्चे भी एक ही लेवल पे आ जाएं। तो इसके लिए सीईटी बहुत फायदेमंद है। दूसरी बात है कि बच्चों को बार बार, अब क्या है कि एक बार अगर आपने सीईटी में मन लगा के पढ़ लिया, मेहनत करके निकाल लिया, तो आप 3 साल तक अलग अलग डिपार्टमेंट में आपके पास अपॉर्चुनिटी है कि आप मेंस दे सकते हैं। लेकिन तैयारी अभी से करनी पड़ेगी, क्योंकि मैक्सिमम बच्चा तो वो है जो 2020 में भी पेपर देगा। समझ रहे? तो यही पर्पज था सीईटी का, और कोई बहुत एज सच मुझे नहीं लगता चेंजेस होंगे। ज्यादा से ज्यादा इतना हो सकता है कि कुछ ऐड कर दें, 10% हिंदी आपसे पूछ लें, इतना हो सकता है। इसके अलावा और कुछ नहीं। जी जी, थैंक यू सर। और इसमें मतलब बेसिक आइडिया अगर सीईटी का वही है, जैसे कि आपने बताया कि चीज़ें कॉमन रखने की ही कोशिश करी जाएगी। ये नहीं कि किसी बच्चे को एकदम छोड़ दिया जाएगा। ऐसे नहीं कि भाई रेलवे वाला अंग्रेजी नहीं पढ़ता था तो अभी उसको बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल की बैंकिंग वाले बच्चों की तरह इंग्लिश पढ़नी पड़ जाएगी। वो क्वांटिटी कॉमन पैटर्न बनाएंगे, जिससे रेलवे वाले को भी ये ना लगे। ऐसे एक तरीके से वो, अभी तक तो मार्क्स का नॉर्मलाइजेशन हो रहा था, अब होगा सिलेबस का नॉर्मलाइजेशन हो जाएगा, कि इक्वल लेवल पे सबको फायदा हो, चाहे वो रेलवे का बच्चा, चाहे वो बैंकिंग का, चाहे एसएससी का है। तो इस चीज का ध्यान रखा जाएगा। अभी का जो टाइम था उसमें जैसे कि आपने बताया कि बच्चे थोड़ा सा रिलक्टेंट हो गए थे पढ़ाई को लेके कि भाई सीईटी में क्या होगा क्या नहीं होगा।
तो ये जो हमारा जो बैच है इसका भी बेसिक सर आइडिया यही था। इसमें भी हमने यही करने की कोशिश करी कि भी जो बैंकिंग वाला बच्चा है अगर वो सीईटी को टारगेट कर रहा है तो उसको एटलीस्ट वो बेसिक फाउंडेशन जो रीजनिंग का भी होता है, ऑब्वियसली जो बैंकिंग का रीजनिंग होता है वो एसएससी से मेल नहीं खाता है, रेलवे से मेल नहीं खाता है। तो इसमें क्या किया, जैसे कि आप एडवांस और अर्थमेटिक का एसएससी वाला पूरा पोर्शन फाउंडेशन करा के बच्चों को ले रहे हैं। यही ध्यान रखें कि कोई बच्चा लेफ्ट आउट भी फील ना करे और वो सीईटी में अपने आप को ये भी माने कि भी ठीक है, अगर मैं 2021 या 22 में सीईटी का प्रीलिम्स देने वाला हूँ तो चीजें मेरे हिसाब से चलती रहेंगी। तो वही इसका भी बेसिक, बिल्कुल बेसिक तो यार आपको पढ़ना ही पड़ेगा कहीं किसी भी चीज को शुरुआत करने के लिए। आज क्या ऐसा है कि बच्चा 3 महीने में एसएससी निकाल देता है? नहीं, आज भी तो वो 1-1, 2-2 साल पढ़ ही रहे। तो आपको तैयारी में तो बने रहना ही पड़ेगा। ऐसा नहीं कर सकते कि आप तैयारी क्विट कर देंगे। और अभी आपके पास 1 साल तक तो ये मौके भी है ना कि आप एमटीएस दें, सीएचएसएल दें, सीजीएल दें, ये भी मौके भी आपके पास है। कुछ ना कुछ तो आप दे ही सकते हैं। तो किसी भी, जब आपको पता है कि आपको 1 साल बाद सीईटी देना है तो पढ़ाई अभी से करनी पड़ेगी। और सिलेबस भी 4-5 महीने पहले ही आएगा। तो ऐसा तो होता नहीं कि बच्चे को 4-5 महीने पहले पढ़ के वो सिलेक्ट हो जाएगा। मान लेते हैं कुछ चीजें नई ऐड होंगी, 80% ऑफ द थिंग्स कि वो सेम ही रहेंगे, 20% चेंजेस आएंगे तो हमें वो एक्सेप्ट करने पड़ेंगे। उसके हिसाब से हम बच्चे को 4-5 महीने में वो तैयारी कर लेंगे। जो बच्चे अभी से तैयारी नहीं करेंगे, ये सोच के रखेंगे जब सिलेबस आएगा तब से करूंगा, तो मैं उनको कहूंगा कि फिर वो 2021 नहीं, वो 2022-23 सीईटी टारगेट करें। और जितना आप लेट होंगे, जितना देर करेंगे, उतना ही कंपटीशन बढ़ता चला जाएगा। आपके सामने, हमारे आपके सामने लाइव एग्जांपल है सीसेट का, कि जिन बच्चों ने ये सोचा कि मैं सीसेट अगले साल पढ़ के दूंगा, तो सीसेट और टफ हो गया और फिर खत्म ही हो गया बाद में सीसेट। तो जिन लोगों ने सीसेट का फायदा उठाना था वो उठा के सेलेक्ट होके निकल भी गए। तो हमें क्या है, जो अपॉर्चुनिटी मिलती है उनको, जो रिसोर्सेस हैं जितने भी अवेलेबल, उन सबसे जो सबसे ज्यादा आउटपुट निकाल लेगा वही सफल है। ये हम बहाना नहीं कर सकते कि सिलेबस चेंज हो गया तो मैं अब नहीं पढ़ पाऊंगा। ये तो अभी ना सर मैं आपसे, ये जो सीईटी का हमारा प्लान है इसमें आप क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड से आपका अर्थमेटिक सेक्शन भी जा रहा है और एडवांस सेक्शन भी जा रहा है। तो आपने इसमें किस बेस में, मतलब किस तरीके से आपने इसे डिजाइन किया है कि आप तीनों ही ऑर्गेनाइजेशन के बच्चों को किस तरीके से टारगेट करेंगे? यार मैंने इस तरीके से टारगेट किया है इसको कि जो बच्चे 2020 का भी सीजीएल दे रहे हैं ये उनके लिए भी बहुत फायदेमंद हो। क्योंकि मैंने क्या किया, जो टॉपिक रहने वाले हैं, जैसे अभी तक हम एडवांस में 6-7 टॉपिक पढ़ते हैं 60-65 घंटे में, मैंने क्या किया, 60 घंटे में सिर्फ 3 टॉपिक रखे हैं, अलजेब्रा, ट्रिगोनोमेट्री। मैं ये चाह रहा हूँ कि कम से कम जो टॉपिक कंफर्म है उसमें तो बच्चों को मास्टर बना दो। इससे क्या फायदा होगा कि जो हमारे पास बच्चे हैं, जो और बच्चे हैं जो 2020 की जो तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए भी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि वो कम से कम 80% सिलेबस जहां से आता है उन टॉपिक्स में अपनी अच्छी कमांड बना लें। यानी कि ये वो बैच है जिसमें हमने कंटेंट ओवरलोडेड कर दिया है कि आपको घर जाके कुछ देखने की जरूरत नहीं है, हम क्लास में ही इतना पढ़ा देंगे, इस हद तक पढ़ा देंगे। ये चीज हमने इसमें रखी है। अभी सर जैसे मतलब अभी मैं अपनी तरफ से कहूँ तो हाँ। मैं बहुत चीजें, मतलब अगर मैं अब तक एक चैप्टर में 100 या 125 सवाल पढ़ा रहा था, तो अब वो 200 और 225 तक जाने वाला है, सीधा सीधा। तो अभी सर मैं एक और चीज आपसे पूछना चाहूंगा, जैसे 2019 वालों का भी मेंस भी शुरू होने वाला है 1 महीने बाद। उसके बाद फिर 2020 जो एसएससी वाले बच्चे हैं वो भी अगले साल अपना प्रीलिम्स देंगे। नोटिफिकेशन आने वाला था बट वो आया नहीं, वो आ जाएगा ऐसा मान। तो अगर जो अब मैं सारे नोटिफिकेशन टाइम पे आएंगे एकदम। बिल्कुल सर, थैंक्स टू यू सर। तो सर उसी चीज से रिलेटेड, जैसे कि जो मेंस भी लिखने वाले हैं या फिर जो बच्चे 2020 में अपना प्रीलिम्स भी टारगेट कर रहे हैं, उनको सर आप क्वांट से रिलेटेड, मतलब आपके 5 मिनट में आप कुछ थोड़ा ऐसे छोटा मोटा गाइड करना चाहें मेंस को लेके भी और प्रीलिम्स वाले बच्चों को लेके भी? यार एक तो अभी ये है कि सबसे जरूरी चीज तो हो गई है कि बच्चे बहुत स्ट्रेस में हैं कोरोना की वजह से, कि हम कैसे पेपर देंगे, इतना डर है, कोरोना इतना ज्यादा बढ़ रहा है। तो मैं एक तो ये उनको सबसे पहली सलाह तो ये दूंगा, थोड़ा योगा मेडिटेशन करते रहें, स्ट्रेस अपना कम करें। क्योंकि अगर आप स्ट्रेस में रहेंगे तो आप अपना 100% नहीं दे पाएंगे। आपको जितना आता होगा उसका 70-60% पे आप सिमट जाएंगे। बहुत से बच्चों के साथ ऐसा होता है कि उन्हें आता बहुत है बट पेपर में जाके दिमाग काम नहीं किया। तो अब आपके पास मौका है, लॉकडाउन है, तो आप अपनी स्लीप साइकिल भी सुधार सकते हैं कि आप 1 महीने में टाइम पे सोएं, टाइम पे जगें। क्योंकि बहुत बच्चे ये गलती करते हैं 1 महीने में कि वो अभी 4-4 बजे तक पढ़ेंगे। रॉबिन, ये हमारे साथ खुद हुआ है। आज हमें ये बात समझ आती है कि हम ये गलतियां करते थे कि आप अभी तो 4-4 बजे जग के पढ़ेंगे, और फिर क्या होगा कि हमारा दिमाग फिर क्या है ना, वो उसी हिसाब से सेट हो जाता है कि वो सुबह 11-12 बजे के बाद ही काम करना शुरू करेगा। अब पेपर तो आपके हिसाब से नहीं होगा रात को, पेपर तो होगा सुबह 10 बजे। तो अभी मैं ये कहूंगा उन बच्चों के लिए कि सबसे पहली चीज ये है कि वो अपने दिमाग को एक्टिवेट इस तरीके से करें कि वो सुबह के 10 बजे बेस्ट तरीके से काम करें। ठीक है, तो वो अपनी स्लीप साइकिल सुधारें। और अगर मैं पढ़ाई की, क्योंकि पढ़ाई से ज्यादा जरूरी चीज ये है जो वो गलती करते हैं कि पेपर में फिर उनका दिमाग काम नहीं करता। और अब बचे हुए 1 महीने में वो मॉक टेस्ट पे बहुत ज्यादा ध्यान ना दें,
अगर पेपर टाइम से होता है तो अभी से वो अपनी प्रैक्टिस जारी रखें, अभी से अपनी प्रैक्टिस जारी रखें कि भाई प्रैक्टिस मतलब जो उन्होंने चीजें की हैं उनको रिवाइज करें, जो चीजें हम क्लास में बताते थे आपने नोट की हैं उनको याद करना शुरू करें, मतलब सिर्फ रिवीजन करें, बहुत ज्यादा नई चीजें पढ़ने पे फोकस ना करें। अगर ये 1 महीना पेपर में बचा है तो ये लास्ट मंथ स्ट्रेटेजी होती है कि अब हम नई चीजें नहीं पढ़ेंगे, हम मॉक देके अपना दिमाग खराब नहीं करेंगे। हम अगर मॉक देने भी होंगे टाइम मैनेजमेंट के लिए या स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए तो मैं सिर्फ प्रीवियस ईयर पेपर दूंगा, चाहे वो 2018 मेंस का हो चाहे 2016 मेंस का हो। और सर मैं एक और मतलब एज एस्पायरेंट भी मैं आपसे एक चीज पूछना चाहूंगा सर कि जैसे कि मॉक टेस्ट का आपने जिक्र किया और आप भी अनअकैडमी पर आप मॉक टेस्ट सीरीज का आप भी पैटर्न तैयार कर रहे हैं, आपकी एक अलग टेस्ट सीरीज का पैटर्न चल रहा है सर, उससे लेके आप थोड़ी बातें बच्चों से बोलना चाहेंगे आपकी टेस्ट सीरीज से रिलेटेड यार कुछ देखो है? होता क्या है रॉबिन, जब हम मॉक टेस्ट देते हैं जैसे आपको भी पता है कि पेपर में 70 आसान सवाल आएंगे 30 सरल आएंगे, ठीक है। अगर हम भी इस पैटर्न पे चले कि हमें अपने बच्चों को कठिन सवाल कराने हैं और मान लेते हैं मेरे पास 3000 कठिन सवाल हैं, तब तो मुझे 100 मॉक टेस्ट देने पड़ेंगे या नहीं। हम क्या हमारी क्या कोशिश रहती है कि हम सारे 100 के 100 कठिन सवाल डाल के बच्चों को वो 3000 क्वेश्चन डिलीवर कर दें, तो अगर वो बच्चा हमारे मॉक टेस्ट में 100 नंबर भी लेके आ पाए तो पेपर में अच्छा करेगा। ये मेरे सामने मैं अपना एग्जांपल देता हूँ कि जब मैंने सीसेट की टेस्ट सीरीज ज्वाइन की थी तो वो जहाँ पे मैंने ज्वाइन की थी वो इतनी घटिया थी रॉबिन कि मैं सीसेट में इतना इंटेलिजेंट था और मैं 100 नंबर नहीं क्रॉस कर पाता था, भले मेरी रैंक 1 आती थी। मैं बड़ा फ्रस्ट्रेटेड रहता था यार, मैंने कहा ये कैसे, और मैं पीछे पड़ के एक नंबर बढ़वाता था अपना, तब 100 तक पहुंचते थे कि कोई टीचर ने गलत आंसर कर दिया। मैं ऐसा था कि मैं मॉक में कोई हम तो गलत आंसर दे देते, बेचारे बच्चे कुछ नहीं कहते, मैं तो पीछे पड़ जाता, गलत आंसर है नंबर बढ़ाओ, मैं उसको ऐसे मानता था ये मेरा रियल पेपर है। जब मैंने सीसेट दिया लाइव तो मेरे 192 मार्क्स आए, एक बार 182, तब मुझे ये बात समझ आई कि यार जब हम बहुत कठिन पढ़ाई कर लेते हैं, बहुत कठिन मॉक दे देते हैं तो हमें पेपर हलवा लगने लगता है। अपने आप को इस लेवल तक पहुंचा लो कि आपको सारी चीजें फिर आसान दिखने लगे, इतना ऊंचा कर लो कि आप बहुत दूर तक देख पाओ, समझ रहे हैं? तो ये चीज होती है, तो वो मैंने अपने मॉक टेस्ट में रखी है। मैंने बच्चों को कहा आप अपनी रैंक देखो बस, और जो मैंने क्वेश्चंस दिए हैं वो आप मान के चलो कि वैसे आपके पेपर में 25 से 30 सवाल आएंगे कठिन। तो हमने सारे कठिन सवाल कवर करा दिए बच्चों को जहां जहां भी, ताकि मैं ये मान के चलता हूँ कि बच्चे को ये अफसोस ना हो यार उसके उस टीचर का बच्चा तो आगे पहुंच गया, इसका आगे। आप देखते ही हो मेरी मॉक में आपने देखा है कि मैं सबके सवाल, कहीं भी मुझे कोई अच्छा सवाल मिलता है तो मैं सब इंक्लूड करता हूँ। इसीलिए कहा गया है कि अनअकैडमी वन स्टॉप सॉल्यूशन है, क्योंकि हम जी जी बिल्कुल बिल्कुल सही कहा सर आपने। तो सर मेरे ख्याल से जो बेसिक डाउट बच्चों के निकल कर आते हैं वो यही आते हैं कि किसी को पार्ट में अगर प्रॉब्लम आती है या फिर ये सीईटी वाला इशू चल रहा है कि भाई हम तैयारी अपनी कंटिन्यू कैसे करें कैसे ना करें। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा ऐड ऑन करूंगा कि जो ये हमारा सीईटी बैच है उसमें ये बिल्कुल नहीं है किसी के साथ भी कि अगर मैं रेलवे का बच्चा था तो अभी मुझे इंग्लिश एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेगा। देखिए इंग्लिश का फाउंडेशन आपको लेना ही पड़ता है, चाहे अगर आपकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की बात करें उसमें भी आपको जरूरी है। अगर आप बैंकिंग से रिलेट करते थे आपको जीएस नहीं पढ़ना पड़ रहा था प्रीलिम्स में, तो एक फाउंडेशन एटलीस्ट आपका एक बैच से क्लियर हो जाएगा कि भाई ठीक है साइंस भी आपका कवर हो रहा है, ये सभी चीजें क्लियर हो रही है। बाकी अभिनय सर तो आपके साथ हैं जो भी क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड आपको कंप्लीटली कराई रहे हैं। यार तो इस देखो बैच सचिन तेंदुलकर को भी मेंटोर की जरूरत थी, तो हमारा फर्ज बनता है कि भाई सीईटी अगर आ रहा है तो बच्चे उससे विचलित ना हो। बेसिकली सबसे पहला काम तो हमारे बैच अनाउंस करने का ये है कि विचलित ना हो बच्चा, उसको एक एनवायरनमेंट ऐसा मिल जाए जहाँ पे वो ये समझ पाए, सोच पाए कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, ये चीजें उसको पता चलती रहे, एक लाइन में वो चलता रहे, हम उसको मार्क दिखाते रहे। तो ये हमारा पर्पज था। कहीं ऐसा ना हो कि बच्चा ये सोचे कि यार अब अगर हम सीईटी ना लगाएं बैच के आगे तो जो बच्चा 21 की तैयारी कर रहा है वो घर बैठ जाएगा, अरे टीचर जब बताएंगे तब कर लूंगा। तो इस तरीके से ये है कि हम उसको राह दिखाएं कि भाई आपको ये चीजें तो पढ़नी पड़ेंगी चाहे कुछ भी हो। और रही बात इंग्लिश की, तो इंग्लिश कोई बहुत कठिन नहीं है, और थोड़ी बहुत इंग्लिश आपको, चाहे आप बैंक में जाओ कहीं भी जाओ, तो आपको काम करने में आनी ही चाहिए। ठीक है, आजकल तो फॉर्म, कितने सारे ऐसे फॉर्म होते हैं जो हिंदी में अवेलेबल भी नहीं होते हैं, हिंदी उनकी ऐसी जटिल होती है कि हम समझ भी नहीं पाते। तो उतनी अगर इंग्लिश रहेगी भी तो बेसिक रहेगी। इसको मुझे लगता है कि हम लोग ना ही मुद्दा बनाए, बच्चे भी हम भी, तो बेहतर होगा। इतनी इंग्लिश नॉर्मल है, उनको आनी चाहिए। तो मेरे ख्याल से सीईटी के बारे में बच्चों के काफी सारे डाउट क्लियर हो रहे हैं और जो बैच है ये हमारा 21 सितंबर से स्टार्ट हो रहा है। तो डिस्क्रिप्शन में आप सभी को लिंक मिल जाएगा, वहां से जाकर इस बैच में अपने आप को एनरोल करा सकते हैं। अगर आपने सब्जेक्ट नहीं लिया है तो आप अभिनय मैथ्स, सर अब यही है ना तो कोड अभिनय मैथ्स। हाँ, अभिनय मैथ्स, अभिनय 1912 अभिनय मैथ्स कोड लगा सकते हैं, और मैं वो एनवायरनमेंट बच्चों को देता हूँ जहाँ पे वो स्ट्रेस फ्री होते हैं।
मेरी क्लास में बच्चा आके ये कहता है कि सर आपकी क्लास में आके स्ट्रेस खत्म हो जाता है। मैं बहुत आनंद के साथ पढ़ाता हूँ और आज से तो मैंने सोचा है मैं बहुत एक चेंजेस भी करने वाला हूँ कि कुछ अलग अंदाज में गणित पढ़ाने वाला हूँ कि जो बच्चों जिनको कुछ नहीं आता उनको भी A to Z समझ आएगा। तो ये मेरी कोशिश है और मैं हमेशा कहता हूँ कि भाई एक बार में पढ़ने से नहीं होगा, 3-4 बार चीजें पढ़नी पड़ेंगी, वो भी सही दिशा में। अब लोग कहते हैं कि रस्सी आज जाता है सिल पर परत निशान। अगर मैं रस्सी को बीच में से ही खींचता रहूंगा और कितना भी सोचूंगा सिल पे निशान पड़ जाए तो नहीं पड़ेंगे, तो खींचने के भी एक तरीका होता है। तो वही चीजें हम बच्चे को उसी सांचे में डालने की कोशिश करते हैं, बार बार वो चीजें पढ़ा के, ताकि उसको बातें रट जाए। तो अच्छा ही होगा और मुझे लगता है कि बच्चे इस चीज को अप्रिशिएट ही करेंगे और अच्छे तरीके से ही लेंगे और तैयारी करेंगे। तो बिल्कुल सर, इसका लाइव एग्जांपल सर मैं भी हूँ। मैं भी अभी CHSL का जो एग्जाम निकला है मैंने भी क्लियर किया है और आपसे मैंने काफी मोटिवेशन लिया। आपके मैं यूट्यूब वीडियोस से मैं पढ़ता था। CGL में भी मेरा अच्छा खासा स्कोर है, सो होपफुली। बाकी सर अरे मैं बहुत मतलब एक एस्पायरेंट की लैंग्वेज में बच्चों को बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि सर के थ्रू मुझे मोटिवेशन मिला है, तो आप भी अच्छे से तैयारी करके अपने आप को भी अच्छे से तैयार कर सकते हैं। यार बहुत जरूरी होता है कि बच्चा, देखिए एक उस दौर में होता है, कहते हैं ना कि एक ऐसी मिट्टी की तरह उसको जिस छांचे में डालोगे तो बर्तन बन जाएंगे सुंदर सुंदर, और मिट्टी में मिला दोगे तो मिट्टी बन जाएगी। तो हम वो लोग हैं जो इनको सांचे में डाल के सही दिशा में लेके जाते हैं, और हमारा अनुभव है कि हमने खुद एग्जाम निकाल के सब चीजें देखी हैं कि कहाँ कहाँ परेशानियां आती हैं, कहाँ कहाँ दिक्कतें आती हैं। तो हम चाहते हैं कि ये दिक्कतें बच्चों के साथ ना आए। जैसे मैंने वो बायोलॉजिकल क्लॉक की बात की कि हम भी यही करते थे, 3-3 बजे तक सो रहे, पेपर की रात नींद ही नहीं आ रही, फिर और नींद नहीं आ रही तो फिर आप अच्छा आउटपुट नहीं दे पाएंगे। तो इन सब चीजों को गाइडेंस की जरूरत होती है, जो बच्चे नहीं समझ पाते। एक जीवन पर्याप्त नहीं है सभी अनुभवों के लिए, हर किसी के जीवन से कुछ ना कुछ सीखना पड़ता है। थैंक यू अभिलाष सर, मेरे साथ बने रहने के लिए और थैंक यू बच्चों के रॉबिन, इतने थैंक सारे यू, डाउट क्लियर करने थैंक के यू लिए। अनअकैडमी। थैंक यू सर।